शिवन्या नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन थी और नागलोक के सभी नागवासी उसका बहुत सम्मान करते। उसकी कही हुई किसी भी बात को वो लोग नहीं टालते। एक दिन शिवन्या अपनी दासी आलोकी के साथ अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। तभी वहाँ एक नागिन आती है। शिवन्या, आलोकी, क्या तुम लोग हमारे साथ धरती लोक का भ्रमण करने चलोगी? बहुत दिन से नागलोक में रहकर दुखी हो गए हैं। हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? नागलोक ही हमारा स्थान है। अगर तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? और हर बार धरती लोक जाना उचित नहीं है। शिवन्या बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर तुम्हारा मन इतना ही परेशान है तो तुम धरती लोक का भ्रमण करने से अच्छा है तुम पूरे नागलोक का भ्रमण कर लो। तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। तुम लोग हमारे साथ ऐसा करोगी? अब हम कौन सा वहाँ अपने घर बसाने के लिए बोल रहे हैं? हम तो बस कुछ दिनों के लिए जाने के लिए बोल रहे हैं। चलो ना। देखो, समझने का प्रयास करो। हम नागलोक छोड़कर तुम्हारे साथ धरती लोक के भ्रमण के लिए नहीं जा सकते हैं। मेरी मानो तो तुम धरती लोक जाने का विचार ही त्याग दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम धरती लोक जाएंगे और जरूर जाएंगे। अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं जाओगी तो भी मैं जाऊंगी। नागिन की बात सुनकर शिवन्या परेशान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिसके बाद वो नागिन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। ठीक है, अगर तुम धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए जाना चाहती हो तो हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। मतलब तुम चलोगी मेरे साथ? मुझे पता है कि तुम कभी किसी को निराश नहीं करती हो, तो मुझे भी नहीं करोगी। पहले तुम हमारी पूरी बात सुन लो कि हम क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद अपने विचार प्रकट करो। हाँ बोलो, अब कुछ भी बोलोगी हमें मंजूर है सब। हम ये कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ धरती लोक के भ्रमण के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी दासी आलोकी को तुम्हारे साथ भेज देंगे। कुछ टाइम बाद तुम दोनों धरती लोक का भ्रमण करके वापस आ जाना। लेकिन तुम क्यों नहीं जाओगी? तुम भी चलो हमारे साथ। देखो, अगर हम भी धरती लोक पर चले गए तो नागलोक की देखभाल कौन करेगा? इसलिए तुम दोनों ही चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा अकेले धरती लोक पर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन याद रहे, कोई ऐसी गलती मत करना जिससे हमारे नागलोक पर कोई खतरा आए या तुम दोनों कोई मुसीबत में पड़ो। हम तुम्हारी कही हुई सभी बातों का ध्यान रखेंगे। आलोकी और नागिन इतना कहकर नागलोक से धरती लोक पर भ्रमण के लिए निकल जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों धरती लोक पहुँच जाती हैं और देखती हैं कि एक जगह पर बहुत सारी भीड़ लगी थी। तभी वो लोगों की नजरों से बचकर इंसानी रूप लेती हैं और उस भीड़ में पहुँच जाती हैं, जहाँ वो देखती है कि एक सपेरा बीन बजाने की तैयारी कर रहा था। तभी आलोकी वहाँ खड़ी एक लड़की से बोलती है। एक बात बताओ कि इस सपेरे को देखने के लिए लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगाई हुई है? इस सपेरे में ऐसी क्या खास बात है? दीदी, ये केशव सपेरा है जिसकी धुन पर अच्छे से अच्छे लोग मदहोश हो जाते हैं। जब इसकी बीन बजती है तो लोग अपना काम छोड़कर इसके बीन में खो जाते हैं। अगर इस लड़की की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए, वरना अगर हम मदहोश हो गए तो हमारी नागिन होने की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आज तक किसी सपेरे की बीन में वो ताकत नहीं है जो मुझे मदहोश कर सके। अब तो हम ये देखने के लिए जरूर रुकेंगे कि ये सपेरा क्या सच में अच्छी बीन बजाता है कि लोग मदहोश हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों तुम इस सपेरे के पीछे पड़ी हो। हम सिर्फ धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए आए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें शिवन्या की कही हुई बात याद है ना? हाँ हाँ, हमें सब याद है। हम जानते हैं कि हम धरती लोक पर भ्रमण करने आए हैं, लेकिन अगर हमारे नेत्रों के सामने कुछ विशेष होगा तो उसे देखना तो बनता है ना। दीदी, सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि नाचने भी लगेंगी। ना विश्वास हो तो खुद इसकी बीन सुनकर देख लो। नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से। तुम भी जानती हो कि सपेरे की बीन हमारे लिए घातक हो सकती है। नहीं, अब तो हम इसकी बीन सुनकर ही जाएंगे। और इस सपेरे को क्या पता कि हम दोनों कौन हैं। नागिन आलोकी के साथ जाने से मना कर देती है, जिसके बाद आलोकी को भी नागिन के साथ वहीं भीड़ में रहना पड़ता है। कुछ देर बाद केशव बीन बजाना शुरू कर देता है। उसके बीन की आवाज सुनकर कुछ पल में ही वहाँ खड़े सभी लोग उसकी धुन में खो जाते हैं। आलोकी को भी उसकी धुन बर्दाश्त नहीं होती। वो वहाँ से दूर जाती है, लेकिन नागिन वहाँ से जाने की जगह उसकी धुन पर नाचना शुरू कर देती है। और नागिन को अपनी बीन की धुन पर नाचते देखकर
केशव और मधुर बीन बजाने लगता है। वहाँ खड़े सभी लोग नागिन को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और केशव का सामान उठाकर फेंकना शुरू कर देते हैं और उसकी बीन को तोड़ देते हैं। बीन बंद होते ही नागिन होश में आती है और तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। तभी आलोकी पीछे से आकर उस पर हाथ रखती है। अब समझ में आया कि हम वहाँ से गायब क्यों हो गए थे। हाँ लोकी, हमें समझ में आ गया। सच में उस सपेरे की बीन में जादू है। हमें तो पता ही नहीं लगा कि हम उसकी बीन पर कब नाचने लगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तो उसकी बीन बजाते ही हम वहाँ से चले गए थे। अगर वो कुछ देर और बीन बजाता तो तुम्हारा असली रूप वहाँ खड़े सभी लोगों के सामने आ जाता। हाँ, ये बात तो तुमने सही बोली, लेकिन अब हमारी इच्छा हो रही है कि एक बार हम उस सपेरे से मिले। पता नहीं क्यों हमें उससे एक लगाव सा महसूस हो रहा है। देखो, हम यहाँ धरती लोक का भ्रमण करने आए हैं और यहाँ की सुंदर वस्तुओं को देखने। इसके सिवा धरती लोक के वासियों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम उस सपेरे को भूल जाओ। वो सपेरा हमारे विनाश का कारण बन सकता है। आलोकी इतना कहकर नागिन को वहाँ से लेकर चली जाती है। आलोकी और नागिन दोनों पूरे धरती लोक का भ्रमण करते हैं और शाम के समय शिव मंदिर जाकर बैठ जाते हैं। आलोकी और नागिन आपस में बातें कर रहे थे कि तभी केशव वहाँ आता है। आप तो वही है ना जो मेरी बीन पर नाच रही थी? बताइए ना, कैसी लगी आपको मेरी बीन की धुन? आपके बीन में सच में जादू है। हम तो बिल्कुल खो ही गए थे। आप बहुत अच्छी बीन बजाते हो, लेकिन आप यहाँ कैसे? ये सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका कोई घर नहीं है क्या? घर बार तो है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा सुकून शिव जी के मंदिर में मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरे माता पिता इस मंदिर के पुजारी हैं, जो कि इस मंदिर की देखभाल भी करते हैं। इसलिए आप बस ये समझ लीजिए कि यह मंदिर ही मेरा घर है। केशव और नागिन आपस में बातें करने लगते हैं। ये सब देखकर आलोकी के सर में पीड़ा होने लगती है। उसके बहुत मना करने के बाद भी नागिन केशव से मिलना नहीं छोड़ती। वो धरती लोक पर जितने दिन रहती है, रोज केशव से मिलने लगती है और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगती है। दोनों की पसंद कब प्रेम में बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चलता। कुछ समय बाद उनका नागलोक में वापस जाने का समय होता है। तभी केशव के कारण नागिन की धरती लोक को छोड़ने की इच्छा नहीं होती और वो आलोकी से कहती है। आलोकी, हम धरती लोक छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। हमें उस सपेरे से बहुत प्रेम हो गया है। हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तुम कुछ करो ना। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ये मत भूलो कि तुम एक नागिन हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि धरती लोक हमारा निवास स्थल नहीं है। हमारा निवास स्थल नागलोक है और तुम एक धरती लोक के एक सपेरे के पीछे दीवानी बनी घूम रही हो। आलोकी, प्रेम प्रेम होता है, वो सपेरे से हो या शक्तिशाली नाग से, इस चीज में कोई फर्क नहीं होता। हम केशव से प्रेम करते हैं और उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम तो उस सपेरे के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हो, लेकिन एक बार तुमने उससे जानने की कोशिश की है? क्या वो तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता है? क्या वो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के साथ अपनाएगा कि तुम कोई आम कन्या नहीं हो बल्कि एक नागिन हो? नागिन, क्या ये सब जानकर भी वो तुमसे प्रेम करेगा? ये सब तो हमने सोचा ही नहीं। पता नहीं केशव हमारे प्रेम को समझेंगे भी या नहीं, हमारे साथ विवाह करेंगे भी या नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि अपने इस सपेरे और नागिन की प्रेम कहानी का अंत यहीं कर दो और सब कुछ भूलकर अपने नागलोक वापस चलो। यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। पिताजी हमारी राह देख रहे होंगे। नागिन और आलोकी शिव के मंदिर में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और उनकी सारी बातें केशव सपेरा सुन लेता है और उसे देखते ही आलोकी और नागिन के होश उड़ जाते हैं। तभी वो उनके सामने आता है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और यह बात मुझे बहुत पहले से ही पता थी कि तुम दोनों एक नागिन हो, कोई आम कन्या नहीं। मैं भी एक सपेरा हूँ। मैं अच्छी तरह से ये समझ सकता हूँ कौन साधारण कन्या है और कौन नागिन। यानी कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ ज्ञात था, उसके बाद भी तुम हम लोगों के साथ इतनी प्रेम से रह रहे थे। हाँ, क्योंकि सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं भी इससे प्रेम करने लगा हूँ और इससे विवाह भी करना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक सपेरा कब से नागिन से दोस्ती और प्रेम करने लगा? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, शिवन्या भी यहाँ नहीं है।
आप किस सोच में पड़ गई आलोकी जी कि मैं एक इंसान होकर नागिन से प्रेम कैसे कर सकता हूँ, या ये कि एक सपेरा नागिन से कैसे प्रेम कर सकता है? कुछ नहीं, बस इतना ही कि अगर तुम सच में इसे प्रेम करते हो तो तुम्हें हमारे साथ नागलोक चलना होगा। आगे का फैसला वही होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। केशव की बात सुनकर नागिन बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद आलोकी और नागिन केशव को लेकर नागलोक आते हैं। वहां पहुंचकर नागिन शिवन्या को अपनी और सपेरे की प्रेम कहानी के बारे में बताती है और उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर करती है, जिस पर शिवन्या बहुत क्रोधित हो जाती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस सपेरे को मौत के घाट उतार देती है। ये सारा नजारा नागिन के पैरों तले जमीन को खिसका देता है और वो जोर से शिवन्या पर चिल्लाती है। शिवन्या, तुमने ये क्या किया? अगर हमें ये पता होता कि तुम इस सपेरे के प्राण ले लोगी तो हम कभी से नागलोक लेकर ही नहीं आते। तुमने ये ठीक नहीं किया शिवन्या। ठीक तो तुम दोनों ने भी नहीं किया हमारे साथ। हमने तुम दोनों को धरती लोक का भ्रमण करने के लिए भेजा था, ना कि प्रेम करने के लिए। आज तुमने सपेरे से प्रेम किया है, कल को यही चीज कोई और नागिन भी कर सकती है, इसलिए ये करना आवश्यक था। और ये सपेरा हमारे नागलोक के लिए घातक साबित हो सकता था, इसलिए इसे मौत के घाट उतारना ही उचित था, क्योंकि नागिन और सपेरे में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। शिवन्या, शांत हो जाओ। माना कि एक सपेरे से प्रेम करके इसने गलती की है, लेकिन तुमने उसकी आंखों के सामने ही उसकी प्रेमी की जान ले ली। ये ठीक नहीं किया। हमें माफ कर दो। अगर हमें पता होता कि शिवन्या ऐसा करेगी तो हम कभी इस सपेरे को नागलोक आने को ना कहते। अगर हमें पता होता कि शिवन्या हमारे प्रेम को मौत की घाट उतार देगी तो हम खुद कभी ये गलती नहीं करते। लेकिन अब हम किसी और से प्रेम या विवाह भी नहीं कर पाएंगे। नागिन इतना कहकर सपेरे की लाश को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और इस तरह से एक ही पल में नागिन की पूरी दुनिया उजड़ जाती है और नागिन और सपेरे की प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है।